हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें एक नया कंसेप्ट लेज़र पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि किस तरीके से लेज़र पोस्टिंग की जाती है सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। लास्ट क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस वाला कंसेप्ट कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट लेज़र पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है जब कैश बुक के अंदर पोस्टिंग की जाएगी। सबसे पहले जब कैश बुक जो होती है वो अपने आप में कैश अकाउंट का भी रोल प्ले करती है, क्योंकि जब कैश बुक बनाई जाती है तो लेज़र के अंदर अलग से दोबारा हमें कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैश बुक से ही हमें जो कैश बैलेंस होता है वो ऑलरेडी पता चल जाता है। इस कारण से दोबारा लेज़र के अंदर हमें कैश अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और लेज़र का पार्ट भी है। जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं कैश बुक के, वो लेज़र के अंदर कहीं भी हम पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है कैश बुक का वो कैश बुक के अंदर पोस्ट किया जाएगा, लेज़र के अंदर उसको पोस्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो कैश बुक होती है वो कैश अकाउंट का पर्पस पूरा करती है, क्योंकि जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। मतलब कि जो पोस्टिंग होती है कैश ट्रांजेक्शन की वो कंप्लीटली कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम मनोहर लाल से। मनोहर लाल से कैश रिसीव हुए 7200 से। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे? कैश रिसीव हो रहा है, कैश आता है रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब रिकॉर्ड करेंगे जर्नल, तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 2 में। अब ये किससे कैश रिसीव हुई है? मनोहर लाल। मनोहर लाल कवर किया जाता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। इस कार में 2 में मनोहर लाल को दिखाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, पर्सनल अकाउंट के अंदर मनोहर लाल के पीछे जैसे अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे जैसे कैश के बाद अकाउंट लगाया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन के नाम के बाद अकाउंट नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी 7200 से 7200 से। तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक की डेबिट साइड होती है। सबसे पहले कॉलम आते हैं कैश बुक के अंदर डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर जिसमें हमने रिसिप्ट्स दिखानी होती है सारी। उसके बाद हम लेज़र फोलियो लेके चलते हैं और फिर आता है कैश का बैलेंस। ये परफॉर्मा होता है कैश बुक का। इसमें एक कॉलम और बनता है वाउचर नंबर का, ये लेज़र फोलियो और ये कैश। तो ये परफॉर्मा रहता है कैश बुक का। डेबिट साइड में सबसे पहले डेट दिखाते हैं, पार्टिकुलर्स जिसमें रिसिप्ट दिखाई जाती है, वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो और कैश। ये मैंने सिर्फ डेबिट साइड का बना के दिखाया आपको। इसी तरीके से सेम यही क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, लेकिन क्रेडिट साइड में जो पार्टिकुलर्स आएंगे वो पेमेंट के आएंगे। अगर हम इस जर्नल को रिकॉर्ड करें तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट है, तो हमने डेबिट साइड पे अपोजिट नाम किया है 2 मनोहर लाल। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2 मनोहर लाल के नाम से 7200 कैश कॉलम में। अब हमने एक एस्पेक्ट तो यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, कौन सा? कैश का। अब आते दूसरे एस्पेक्ट की बारी, जो क्या है? मनोहर लाल। तो जब हम लेज़र के अंदर मनोहर लाल को मतलब कि यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे अकाउंट, तो उसमें कैसे पोस्टिंग की जाएगी? तो यहाँ पे मनोहर लाल के नाम से लेज़र के अंदर जब दिखाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं मनोहर लाल क्रेडिट में है, तो हमने लेज़र की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा 7200 से। एक एस्पेक्ट तो इसका कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, दूसरा एस्पेक्ट जो इसका वो जो रिलेवेंट अकाउंट है उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो था अगर कैश रिसीव हुई है। ऐसी अनदर एग्जांपल लेते हैं कि अगर कैश की
पेमेंट की गई उस केस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर पेड 7200 रुपी टू मनोहर लाल, अगर पेमेंट की गई है तो इसमें जर्नल कैसे रिकॉर्ड करते। पेमेंट के टाइम में कैश का आउटफ्लो होता है, कैश आती है रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जारी है इस कारण से कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू कैश अकाउंट के नाम से। मनोहर लाल कवर किए जाते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे मनोहर लाल रिसीवर है इस कारण से मनोहर लाल को डेबिट किया जाएगा 7200 से। तो जब हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे परफॉर्मा बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं डेट का कॉलम, फिर उसके बाद पार्टिकुलर्स में आती है पेमेंट का कॉलम, वाउचर नंबर आता है, लेजर फोलियो और यहाँ पे कैश की जो पेमेंट की गई है। तो इस जर्नल के अंदर कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड हमने लेनी है, लेकिन अपोजिट अकाउंट क्या है मनोहर लाल, तो यहाँ पे बाय मनोहर लाल के नाम से रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे 7200। अब एक एस्पेक्ट तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, लेकिन जो सेकंड एस्पेक्ट है मनोहर लाल का, तो उसके लिए हमें लेजर के अंदर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मनोहर लाल के नाम से। तो जब हम मनोहर लाल के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे तो इसके अंदर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे मनोहर लाल डेबिट है, डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट कौन सा है कैश अकाउंट, तो 2 में कैश अकाउंट के नाम से मनोहर लाल के 7200 रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी पेमेंट की जाएगी। आई होप बच्चों कि आपको ये दोनों पॉइंट है जो कवर हो गए होंगे। ये था सिंगल कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट। अब कवर करते हैं डबल कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट। अगर यही एग्जांपल हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएं, यानी कि अगर यहाँ पे कैश की जगह क्या होता है बैंक रिसीव होता, उस केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम और बन जाते हैं, क्योंकि डबल कॉलम के अंदर क्या होता है कैश कॉलम और बैंक कॉलम 2 कॉलम बनाए जाते हैं। तो फिर उस केस में हमने बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करना था ये अमाउंट। तो इस तरीके से जब यहाँ पे मनोहर लाल के मतलब कि लेजर में ओपन करते अकाउंट, तो यहाँ पे जो कैश की जगह बैंक आता, क्योंकि जब डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है, अगर बैंक के अगर अंडर आती है, यानी कि बैंक के थ्रू कवर की जाती है पेमेंट या फिर रिसिप्ट, तो उस केस में कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो जहाँ पे हमने कैश अकाउंट लिखा है यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे कैश की बजाय बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे कैश की बजाय बैंक अकाउंट है जो आ जाएगा। लेकिन जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं बच्चों, कुछ ट्रांजेक्शन से ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है उसका कैश बुक के अंदर ही हो जाता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कैश विदड्रॉ करवाए गए बैंक से, मान लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्री एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है कि कैश विदड्रॉ करवाई गई है, कैश विदड्रॉ करवाई गई जो बैंक से एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपये है जो विदड्रॉ करवा लिए। तो जब हम बैंक से पैसा निकलवा के लेके आते हैं तो कैश इनफ्लो होता है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे कैश इनफ्लो है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया था। लेकिन जब बैंक से पैसा विदड्रॉ किया जाता है तो बैंक उस केस में गिवर हो जाती है, बैंक कवर की जाती है पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री 1000 से 1000 से। अब जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें कैसे रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन। तो जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसका फॉर्मेट सबसे पहले देखते हैं। कैश बुक में डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में डेबिट साइड दिखाए जाते हैं जितने भी रिसिप्ट्स होती हैं। फिर उसके बाद वाउचर नंबर आता है, फिर लेजर फोलियो, कैश कॉलम आता है और बैंक कॉलम आता है। ये हिसाब होता है डेबिट साइड का। ऐसे सेम तरीके से हमने क्रेडिट साइड भी दिखानी होती है। सबसे पहला कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स में यहाँ पे जो आती है वो आती है पेमेंट कि कितना पैसा पे किया गया, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो,
कैश कॉलम और लास्ट में बैंक कॉलम। तो जब हम कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश बुक के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट कौन सा है? टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 1000 रुपये रिकॉर्ड किए जाएंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 1000। तो यहाँ पे लेजर फोलियो के अंदर सी वर्ड है जो लिख देंगे। इससे जो लेजर कीपर होगा यानी कि जो लेजर बना रहा होगा पर्सन, उसको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन की ऑलरेडी डबल पोस्टिंग है जो हो चुकी है, दोबारा इसको लेजर्स के अंदर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ही क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट है वो एक ही अकाउंट के अंदर ऑलरेडी पड़ चुका है। एक बार डेबिट साइड दिखाया जा चुका है बैलेंस और एक बार क्रेडिट साइड दिखाया जा चुका है, ये एंट्री कॉन्ट्रा हो चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि अगर कैश है जो डिपॉजिट कराई जाती है, वो भी कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जांपल होता है। तो जब कैश डिपॉजिट कराई जाती है उसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री आती है, तो उसको भी लेजर्स के अंदर पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ये कॉन्ट्रा एंट्री कंसेप्ट बच्चों मैंने जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उसमें भी कवर कराया हुआ है, और लॉन्ग वीडियोस में कैश बुक वाले चैप्टर के अंदर भी मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपको ये डिटेल में जाना है कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके वीडियोस और कंसेप्ट क्लैरिटी ले सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लेजर के अंदर एग्जाम्पल स्टेटमेंट कवर करते हैं। एग्जाम्पल की रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन डबल कॉलम कैश बुक के अंदर और जर्नल प्रॉपर और पोस्ट करनी है लेजर्स में। जब भी बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया होता है कि कैश बुक बनानी है, तो उस केस में जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो डायरेक्टली कैश बुक के अंदर पोस्ट की जाएगी। तो बाकी जो ट्रांजेक्शन्स रह जाएंगी जिनके अंदर कैश या बैंक ट्रांजेक्शन नहीं है, वो रिकॉर्ड की जाएंगी जर्नल प्रॉपर के अंदर। सबसे पहले ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल की गई है। बैलेंस है जो कैश इन हैंड का 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000। जो कैश इन हैंड तो ठीक है कि ये असेट साइड आती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, इस कारण से इसको कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस के नाम से कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना बैंक में पैसा था उससे ज़्यादा विदड्रॉ करवा लिया गया है, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट होती है लायबिलिटी और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इस कारण से जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा 40,000 से। सबसे पहले कैश बुक का परफॉर्मा समझते हैं, फिर पोस्टिंग करते हैं ओपनिंग बैलेंस की। 2 कॉलम कैश बुक के परफॉर्मे में डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में सबसे पहले कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स के अंदर जितना भी पैसा रिसिप्ट है रिकॉर्ड किया जाएगा, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे सबसे पहले डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स के अंदर यहाँ पे पेमेंट आएगी जितना ये पैसा पे किया गया है, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करते हैं 2 बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि डेबिट साइड पे ट्रांजेक्शन 2 के नाम से रिकॉर्ड की जाती हैं, क्रेडिट साइड पे बाय के नाम से। तो 2 में बाय बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं कैश कॉलम के अंदर 15,000 रुपये। ऐसे ही 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है जो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 40,000 रुपये। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट होता है, इस कारण से इसकी जो शुरुआत की गई है अपने बैलेंस की वो क्रेडिट साइड से की गई है। 2 अप्रैल के ट्रांजेक्शन रिसीव हुए चेक फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स सेल की गई थी, उसके लिए चेक रिसीव हो गया 25,000 रुपये का।
दिस चेक वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक, कहते हैं ये चेक जो बैंक के अंदर जमा कराया गया है ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन जमा कराया गया, सेम डे जमा नहीं करवाया गया। तो जो इसकी ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव होने की, ये रिकॉर्ड की जाएगी जनरल प्रॉपर के अंदर। 2 अप्रैल के बाद जब 3 तारीख को डिपॉजिट कराया जाएगा यही चेक बैंक के अंदर, तब इसकी पोस्ट की जाएगी कैश बुक में, यानी कि 2 अप्रैल की पोस्ट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर। यहाँ पे रिसीव हुआ है चेक, तो इसको जब चेक रिसीव होता तो डेबिट किए जाते हैं, तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किस चीज़ से रिसीव हुआ है, सेल करने से। सेल्स आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम को क्रेडिट किया जाएगा। सेल्स इनकम होती है, इस कारण से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कैसे जनरल प्रॉपर के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से 25,000 2 अप्रैल को। जनरल प्रॉपर के अंदर ये एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि इसमें ना ही तो कैश ट्रांजेक्शन है ना ही बैंक ट्रांजेक्शन है। जनरल प्रॉपर के अंदर सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो कॉलम आते हैं, उसके बाद जो अमाउंट डेबिट है और जो अमाउंट क्रेडिट है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन है 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल की ट्रांजेक्शन चेक इन हैंड रिसीव हुआ है, तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये सेल्स के कारण रिकॉर्ड करने हैं, तो यहाँ पे 2 में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये 25,000 डेबिट बैलेंस है, 25,000 क्रेडिट बैलेंस है। इस तरीके से ट्रांजेक्शन है जो जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की गई है। कहते हैं नेक्स्ट डे 2 तारीख के बाद कौन सा बनेगा, 3 तारीख का। कहते हैं यही चेक इन हैंड बैंक में जमा करवाया है, तो ये बैंक ट्रांजेक्शन है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, कैश बुक के अंदर। तो जब हम इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, जब बैंक के अंदर जमा कराया जाएगा बैंक रिसीवर होगा, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर को डेबिट करेंगे। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जमा कराया गया बैंक के अंदर, यही चेक इन हैंड। तो यहाँ पे 2 में चला जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट को, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से। तो इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, इस कारण से कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 3 अप्रैल को टू चेक इन हैंड के नाम से। लेकिन बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा 25,000 से। 4 अप्रैल को चेक रिसीव हुए घनश्याम से 3,000 का, अलाउड हिम डिस्काउंट 120, उसे 120 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पे कहते हैं चेक रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे ना तो कैश ट्रांजैक्शन है ये और ना ही ये बैंक ट्रांजैक्शन है, इस कारण से इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। 4 अप्रैल को रिकॉर्ड करते कि चेक इन हैंड रिसीव हुआ है, तो चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउ किया गया, डिस्काउंट अलाउ नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, तो इस कारण से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जो ये चेक रिसीव हुआ है ये घनश्याम से रिसीव हुआ है, तो 2 में घनश्याम के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि घनश्याम गिवर है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे चेक इन हैंड रिसीव हुआ है वो है 3,000 का, और 120 डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है, तो टोटल घनश्याम के पोस्ट की जाएगी 3,120 से। 6 अप्रैल को इंडोर्स घनश्याम चेक इन फेवर ऑफ गोपाल, जो ये चेक रिसीव हुआ था घनश्याम से, ये इंडोर्स कर दिया गया गोपाल को। तो गोपाल कौन हो गया इस केस में, रिसीवर हो गया। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर को क्या किया जाएगा, डेबिट, तो गोपाल को डेबिट करेंगे। जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन, क्योंकि इस केस में ना तो कोई कैश ट्रांजेक्शन की गई ना ही बैंक ट्रांजेक्शन। तो 6 अप्रैल को इंडोर्स कर दिया गया यही चेक, किस पार्टी को किया गया, गोपाल को, तो गोपाल रिसीवर है, इस कारण से गोपाल को डेबिट किया जाएगा। इंडोर्स क्या किया गया, ये चेक, तो 2 में चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे चेक इन हैंड के आगे कितनी अमाउंट है 3000, तो 3000 है जो इंडोर्स की एंट्री की गई है। 10 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की गई है। इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू ड्राफ्ट, इंस्ट्रक्शन दिया गया बैंक को कि ड्राफ्ट इशू किया जाए 10,000 रुपये का अनिल की फेवर में, और बैंक ने चार्ज कर लिए 20 रुपये ड्राफ्ट इशू करके। तो यहाँ पे अनिल है जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर रिसीवर को डेबिट किया जाता है, तो अनिल यहाँ पे रिसीवर है, अनिल को डेबिट किया जाएगा। तो जब ड्राफ्ट इशू किया गया तो उसका चार्ज 20 रुपये बैंक द्वारा काट लिया गया। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है, तो इस कारण से बैंक चार्ज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अनिल डेबिट हो जाएगा, बैंक चार्ज डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब बैंक इशू करेगी ड्राफ्ट तो यहाँ पे बैंक गिवर हो गई, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया जाएगा। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्री कोड करते तो कैसे करते, अनिल डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो यानी कि जनरल के अंदर हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो यहाँ पे जब कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन बाय अनिल के नाम से, बाय बैंक चार्ज के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 10 अप्रैल को कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बाय अनिल के नाम से जो ट्रांजेक्शन है वो 10,000 से बैंक कॉलम के अंदर दिखाई जाएगी। 10 अप्रैल को ही बैंक चार्जेस के नाम से बैंक चार्जेस अकाउंट के नाम से जो 20 रुपये चार्ज किए गए बैंक द्वारा दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई 16 अप्रैल को, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल्स ऑफ ₹5,000 एट 1% थ्रो बैंक। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करवा लिया गया, किससे, बैंक से। कैसे, 1% पे। तो इसको पहले मैं आपको जनरल समझाती हूँ, फिर उसकी पोस्टिंग समझेंगे। तो जब बिल रिसीवेबल्स को बैंक से डिस्काउंट करवाया गया तो उससे क्या होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जब बीआर को डिस्काउंट करवाया गया तो डिस्काउंट चार्ज लगे हैं 1%, तो डिस्काउंट चार्ज को डेबिट किया जाएगा। और 2 में किस चीज़ को डिस्काउंट करवाया गया, बिल रिसीवेबल्स को, तो बिल रिसीवेबल हट जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। बिल रिसीवेबल था 5,000 का, 5,000 के ऊपर जो ये चार्ज लगे 1%, 5,000 का 1% करेंगे 50, तो यानी कि कितना बैंक मिला होगा, 4,950 से। यानी कि बैंक को बीआर दे दिया और उसके बदले पैसा ले लिया। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो बैंक की ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये तो चली जाएगी कैश बुक के अंदर। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से, लेकिन अमाउंट जितना बैंक कॉलम के आगे है 4,950 ये रिकॉर्ड किया जाएगा। 16 अप्रैल को टू बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 4,950 से। लेकिन जो डिस्काउंट चार्जेस है इसको तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया ना कैश बुक के अंदर, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल प्रॉपर के अंदर। यानी कि जनरल प्रॉपर के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे 16 अप्रैल को, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस चीज़ को डिस्काउंट कराने के ऊपर चार्ज है, बीआर को, तो 2 में बीआर के नाम से कितना चार्ज है, 50। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी जनरल प्रॉपर के अंदर। ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है कि कैसे जनरल है जो इसकी रिकॉर्ड की जाएगी। जो जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे वो मेन सिर्फ डिस्काउंट चार्ज ही करेंगे, बैंक की ट्रांजेक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। 20 अप्रैल को बैंक ड्राफ्ट रिसीव हुआ है 8,850 रुपये का महेश से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000। कहते लेने कितने थे उससे, 9,000, जबकि मिले कितने, सिर्फ 8,850। और कहते ड्राफ्ट है जो बैंक को दे दिया गया। अब यहाँ पे जब पैसा रिसीव हुआ, पूरा पैसा तो रिसीव नहीं हुआ क्योंकि 9,000 लेने थे, 8,850 मिले हैं, तो क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ किया गया है। अगर हम जर्नल रिकॉर्ड करते तो कैसे रिकॉर्ड करते,
कि जैसे ही महेश से ड्राफ्ट रिसीव हुआ उसको बैंक में जमा करा दिया, तो इस केस में बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक यहाँ पे क्या हो चुका है, रिसीवर हो चुका है। नेक्स्ट कहता है कि जो पूरा पैसा है जो रिसीव नहीं हुआ उसमें से 9,000 में से जो 8850 रुपये जो रिसीव है, यानी कि महेश से कितने लेने थे, 9,000। महेश को क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि महेश पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, गिवर है महेश, इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट है जो अलाउ किया गया है, डिस्काउंट अलाउ को डेबिट किया जाए, कितना कम है, 150 से, तो 150 क्या किया जाएगा, डिस्काउंट अलाउ के आगे लिख दिया जाएगा। अब टर्न आती है कि इसको कैसे पोस्ट किया जाए, कैश बुक के अंदर, यानी कैसे इसको रिकॉर्डिंग की जाएगी। बैंक ट्रांजेक्शन तो चली जाएगी कैश बुक में, लेकिन डिस्काउंट अलाउ कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल प्रॉपर के अंदर। अब यहाँ पे बैंक को रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक के अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट है तो कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू महेश के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर वही अमाउंट आओगी जो बैंक के आगे लिखी हुई 8850 से। 20 अप्रैल को टू महेश के नाम से रिकॉर्ड करते हैं बैंक कॉलम के अंदर 8850 रुपये। जनरल प्रॉपर के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर सिर्फ डिस्काउंट अलाउ की एंट्री जाएगी क्योंकि ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो यहाँ पे जब हम जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे एंट्री, तो कैसे करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में महेश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट कितना है, 150 का, 150 का। तो ये रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन 20 अप्रैल को। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, आपने ये जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी क्योंकि इसमें बैंक ट्रांजेक्शन भी है, जबकि बैंक ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टली कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया था जनरल प्रॉपर के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आते हैं जिसको कैश बुक के अंदर प्लेस नहीं मिलता। 21 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया गया विद विकास फॉर गुड्स ऑफ द वैल्यू 10,000 का। तो यहाँ पे ऑर्डर देना एक अलग चीज़ है बच्चों कि यहाँ पे ऑर्डर देने से कौन सा कैश गई है या आई है, तो ये तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम। कहते हैं एंड सेंड चेक फॉर 8,000 विद ऑर्डर। अब ये ट्रांजेक्शन जरूर रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि इसमें क्या हो चुकी है, ट्रांजेक्शन हो चुकी है। कहते हैं चेक दे दिया कितने का, 8,000 का, कि यानी कि 10,000 का ऑर्डर दिया था, 10,000 में से 8,000 तो चेक के थ्रू पेमेंट कर दी गई है। तो जो पेमेंट कर दी गई चेक के थ्रू ये जरूर रिकॉर्ड की जाएगी 21 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे कौन है, रिसीवर कौन है, नाम गिवन है विकास। तो एंट्री अगर इसकी रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, विकास डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। यहाँ पे पेमेंट की गई है तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे बाय विकास के नाम से 8,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। 21 तारीख को पेमेंट साइड पे बाय विकास के नाम से 8,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25 अप्रैल की, दिनेश जिससे 8,000 रुपये लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, सिर्फ 60 पैसा ही रिसीव होगा, 40 पैसा क्या हो चुका है, बैड डेट हो चुका है। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, पैसा रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है इस कार्स को डेबिट कर दी जाएगा। किससे पैसा रिसीव हो रहा है, दिनेश से, दिनेश पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर दी जाएगा। अब कहता है दिनेश से पैसे लेने थे 8,000, लेकिन कहते हैं सिर्फ 60 पैसा ही रिसीव हुआ है। अगर मैं इसको रुपये में कन्वर्ट करूँ तो 0.6 रुपये आ जाएगा। ये 8,000 का 0.6 करेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, 4800। तो बाकी जो 0.4 रुपया नहीं मिला वो क्या हो चुका है, बैड डेट हो चुका है, डूब चुका है पैसा। तो यहाँ पे 0.4 रुपया नहीं मिला, तो यहाँ पे 3200 है जो बैड डेट के आगे रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, बैड डेट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी जनरल प्रॉपर के अंदर। ये मैंने आपको समझाने के लिए कंप्लीट एंट्री बताई है, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन को हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। कैश अकाउंट डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू दिनेश के नाम से, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 4800 रिकॉर्ड किए जाएंगे।
25 अप्रैल को टू दिनेश के नाम से रिकॉर्ड करते हैं कैश कॉलम के अंदर 4800 रुपये। जनरल प्रॉपर के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो सिर्फ बैड डेब्ट की रिकॉर्ड की जाएगी। तो 25 अप्रैल को जनरल प्रॉपर के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बैड डेब्ट डेबिट टू दिनेश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ 3200 से 3200 से। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ बैड डेब्ट की जाएगी। 26 अप्रैल को पेमेंट की गई एक्सेंट कंपनी को चेक के थ्रू 9800 की, और एक्सेंट कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 200 से। तो हमने तो ट्रांजेक्शन बच्चों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी होती है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउ किया गया एक्सेंट कंपनी द्वारा, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि जब पेमेंट की जाती है तो उस केस में डिस्काउंट रिसीव होता है। तो इसकी आगे जनरल एंट्री करते तो कैसे करते, पहले जनरल को समझते हैं। 26 अप्रैल को जब पेमेंट की गई है, किसको पेमेंट की गई है, एक्सेंट कंपनी को। तो एक्सेंट कंपनी रिसीवर है, इसका आंसर इसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब पेमेंट की गई है तो यहाँ पे डिस्काउंट है जो 200 का मिल गया। जब पेमेंट की गई तो कैश या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट की गई, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, तो यानी कि बैंक इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया, क्योंकि जब चेक के थ्रू पेमेंट की जाती है बैंक द्वारा तो बैंक इस केस में गिवर होती है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कहता है पेमेंट जो की गई है वो 9800 से की गई है, तो बैंक के आगे हमने 9800 रिकॉर्ड कर देना है। डिस्काउंट रिसीव जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम और गेंस को क्रेडिट किया जाएगा। गेंस से इसका इसको क्रेडिट कर दिया गया। कहते 200 का जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, 9800 प्लस में 200 करेंगे, टोटल 10,000 है जो एक्स कंपनी का हिसाब हो चुका है। लेकिन अब बारी आती है इसकी पोस्टिंग की कि कैसे रिकॉर्ड किया जाए इसको कैश बुक के अंदर। तो जो एक कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो तो कैश बुक के अंदर चली जाती है, यानी कि बैंक की ट्रांजेक्शन जाएगी कैश बुक के अंदर। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय एक्सेंट कंपनी के नाम से, लेकिन जितना बैंक अकाउंट के आगे लिखा हुआ है 9800 ये रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमने 26 अप्रैल को रिकॉर्ड करना है। नाम जो मेंशन किया जाएगा एक्सेंट कंपनी का किया जाएगा बाय एक्सेंट कंपनी के बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे 9800 से। अब बैंक या कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो कैश बुक के अंदर आ गई है। जनरल प्रॉपर के अंदर कैसे रिकॉर्ड करें, जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन डिस्काउंट रिसीव की। तो यहाँ पे एक्सेंट कंपनी डेबिट की जाएगी, 2 में डिस्काउंट रिसीव के नाम से 200 ये रिकॉर्ड किए जाएंगे जनरल प्रॉपर के अंदर 26 अप्रैल को। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए की है, ये आपको जनरल प्रॉपर के अंदर कंप्लीट एंट्री नहीं करनी है। 28 अप्रैल को डिपॉजिट करवाए गए 16,000 बैंक के अंदर। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आती है बच्चों, क्योंकि जब पैसे बैंक के अंदर जमा कराए जाते हैं इससे बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कैश बैलेंस कम हो जाता है। तो इसका इफेक्ट कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी जर्नल रिकॉर्ड करके बताती हूँ और कैसे उसकी कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग की जाएगी वो समझेंगे। 28 को ये आपको जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी बच्चों, स्पेसिफाई कर रही हूँ आपको पहले से ही कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जनरल एंट्री बता रही हूँ इसकी, आपको जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि इसकी पोस्टिंग है जो कैश बुक में आएगी। जब डिपॉजिट करवाया जाता है बैंक के अंदर तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है। कैश बैलेंस कम हो जाता है, इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे जमा कराए गए पैसे बैंक के अंदर 16,000 रुपये। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे बैंक और कैश दोनों ही अकाउंट शामिल किए गए हैं। कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे 16,000 रुपये। 28 अप्रैल को टू रिकॉर्ड किए जाएंगे अपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 16,000 रुपये। लेजर फोलियो कॉलम में सी लगा देते हैं ताकि लेजर कीपर को ये ध्यान रहे लेजर अकाउंट बनाते समय कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट के नाम से, लेकिन कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे 16,000। 28 अप्रैल को अपोजिट अकाउंट बैंक अकाउंट के नाम से, लेकिन कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे 16,000 रुपये।
30 अप्रैल को इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया ओवरड्राफ्ट के ऊपर 2500। तो जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ओवरड्राफ्ट के ऊपर, इससे बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इस कारण से इसको कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। किस नाम से? ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया तो बाय इंटरेस्ट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन बैंक कॉलम में 2500 दिखा दिए जाएंगे। 30 अप्रैल को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 2500 रिकॉर्ड किए जाएंगे, इससे बैंक बैलेंस कम हो गया है। नेक्स्ट 30 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है कि परचेज की गई गुड्स 20,000 की विद इन द स्टेट एंड इशू चेक फॉर द सेम। जो चेक की थ्रू पेमेंट की गई है, यानी कि बैंक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका। CGST चार्ज किया गया 6% से, SGST चार्ज किया गया 6% से। जब परचेज की जाती है गुड्स तो उसकी पेमेंट की जाती है। पेमेंट किसके थ्रू है? चेक के थ्रू, यानी कि इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे कैश बुक में हमने पेमेंट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करना है। अपोजिट अकाउंट कौन सा है? परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे और बाय इनपुट CGST इनपुट SGST के नाम से रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन। 30 अप्रैल को बाय परचेज अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। 20,000 बैंक कॉलम में दिखा दिए। बाय में इनपुट CGST जो कि 6% है, 20,000 का 6% करेंगे 1200। ऐसे ही बाय में इनपुट SGST 6% है तो वो भी 1200 बनेगा। नेक्स्ट 30 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की गई है, गुड्स सेल की गई है आउटसाइड द स्टेट। तो जब आउटसाइड स्टेट बेची जाती है गुड्स, उसमें IGST लागू हो जाता है। तो यहाँ पे जब गुड्स सेल की गई है तो चेक के थ्रू रिसिप्ट हुई है, पैसा किसके थ्रू रिसिप्ट हुआ है? चेक के थ्रू। तो यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो बैंक कॉलम के ऊपर पड़ेगा। जब गुड्स सेल की जाती है, सेल से पैसा रिसीव होते हैं, इस कारण से कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से। लेकिन यहाँ पे IGST लागू किया गया। टू में IGST आउटपुट IGST के नाम से 25,000 का 12% भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश बुक में रिसिप्ट साइड पे 30 अप्रैल को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। टू में सेल्स अकाउंट के नाम से जो सेल्स की गई है गुड्स वो 25,000 से की गई है, चेक के थ्रू रिसिप्ट हुआ पैसा तो बैंक कॉलम में जाएगा। 30 अप्रैल को ही टू में आउटपुट IGST के नाम से 25,000 का 12% करेंगे, 3,000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स थी वो रिकॉर्ड कर ली गई हैं कैश बुक के अंदर भी, और जितनी ट्रांजेक्शन्स बनती थी जर्नल प्रॉपर की वो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड कर ली। अब बारी आती है बैलेंस को टैली करने की। अब यहाँ पे हम टैली करते हैं बैलेंस दोनों ही साइड का, डेबिट साइड का भी, क्रेडिट साइड का भी, कैश का भी और बैंक का भी। तो टोटल करते हैं, कैश कॉलम का जो टोटल करेंगे तो बनेगा 19,800। तो क्रेडिट साइड का भी 19,800 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे 19,800 तो सिर्फ 16,000 बनते हैं यहाँ पे। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 3800 का, 3800 रुपये का कम बैलेंस है। इस कारण से बाय बैलेंस CD के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये मंथ जो एंड होगा 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। जो कैश बैलेंस होता है वो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा आती है क्रेडिट साइड से, इस कारण से जो ये बैलेंस आता है इसको डेबिट बैलेंस बोला जाता है। बेशक ये क्रेडिट साइड आया है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है बच्चों? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा होने के कारण ये आया है। अब बारी आती है बैंक कॉलम की। जब हमने बैंक कॉलम का टोटल किया तो हमने देखा कि बैंक की जो पेमेंट है वो ज़्यादा है, बनती है 92,720 से, 92,720। तो यानी क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड आ जाएगा, टू बैलेंस CD के नाम से। 30 अप्रैल को अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे 9920 से क्लोजिंग बैलेंस आएगा बैंक का। जो बैंक होता है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जैसे इस केस में क्रेडिट बैलेंस आया, लेकिन कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अप्रैल के बाद आती है 1 मई। तो 1 मई को जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1 मई को रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। कैश कॉलम क्या है, कैश कॉलम के आगे 3800। ऐसे यहाँ पे 1 मई को जो रिकॉर्ड किया जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, लेकिन बैंक का है 9920, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने जर्नल, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसके बाद लेजर्स के अंदर पोस्टिंग करेंगे।